मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेश सर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी और नेट एग्जाम या फिर किसी भी अदर्स स्टेट का कोई भी टीजीटी, पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, सभी में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, इससे संबंधित देखा जाए तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो प्रकार की संकल्पनाओं का विकास हुआ। पहली थी धार्मिक संकल्पना। तो धार्मिक संकल्पना को इस वैज्ञानिक युग में कोई स्थान नहीं मिला, इसलिए हम बात करते हैं वैज्ञानिक संकल्पना पर। तो जो वैज्ञानिक संकल्पना है इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया, यानी कि ये अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पना। तो इनके बारे में ही यदि चर्चा करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अद्वैतवादी संकल्पना है वो किन विद्वानों ने दी है। तो ये है कास्तेदा बफन, कांट यानी इमैनुअल कांट, लाप्लास, रॉस और लाकियर। इधर द्वैतवादी देखें तो चैम्बरलिन, मोल्टन, जेम्स जीन्स व जेफरी, एच.आर. रसेल, होयल व लिटलटन और ओटो सिमन। इन जो विद्वान है ये, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि द्वैतवादी कौन से हैं, अद्वैतवादी कौन से हैं, तो इनसे रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा यदि बात करें हम तो जो अद्वैतवादी संकल्पना है इसका दूसरा भी नाम है। तो जो दूसरा नाम है उसे देखें एक तारक परिकल्पना। एक तारक परिकल्पना, ठीक है, ये भी इसका नाम है। और एक और इसका नाम है वो है पेरेंटल हाइपोथेसिस, ठीक है। इसको तीन नामों से जाना जाता है। तो पूछ सकता है इसका दूसरा नाम है, या फिर ये पूछ सकता है कि पेरेंटल हाइपोथेसिस कौन सी है। द्वैतवादी में आएंगे तो इसे द्वैतारक परिकल्पना, द्वैतारक परिकल्पना, ठीक है। और यदि इसका एक और नाम देखें तो ये है बाय पेरेंटल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये तो रही इन संकल्पनाओं की बात, इनसे क्वेश्चन आ जाएगा। उसके अलावा देखेंगे हम नेक्स्ट जो है आज जो बात करेंगे वो करेंगे हम अद्वैतवादी जो संकल्पना है उनके बारे में। तो सबसे पहले जो दी है उसे देख लें, यह है कास्तेदा बफन। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले मत देने वाले विद्वान कौन थे? तो ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। इन्होंने कब दिया था अपना मत? तो इन्होंने दिया था 1749 में, ठीक है। अब इसके अलावा कांट पर आते हैं, यानी कि इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने जो परिकल्पना दी थी उसमें देखें तो इन्होंने कब प्रतिपादन किया था? इन्होंने किया था 1755 में। 1755 में प्रतिपादन किया था और इनकी परिकल्पना थी, उसका नाम क्या था? तो वो थी वायव्य राशि, वायव्य राशि परिकल्पना। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि वायव्य राशि परिकल्पना किससे संबंधित है? तो बता सकते हैं कि इमैनुअल कांट से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है इसमें कि ये किन के नियमों पर आधारित है।
तो जो नियम है इसके अंतर्गत वो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित परिकल्पना है। पूछ सकता है कि इस परिकल्पना में किस शब्द की बात की गई है, तो उसमें दे सकता है कि आद्य पदार्थ, ब्रह्मांड में उपस्थित आद्य पदार्थ। आद्य पदार्थ से क्वेश्चन आया था पीजीटी में और पूछा था उसने कि आद्य पदार्थ किस विद्वान से रिलेटेड है, किसने अपने परिकल्पना में इसको स्थान दिया। तो हम लिखेंगे आद्य पदार्थ। तो आद्य पदार्थ की बात किसने की है, तो की है कांट महोदय ने। इसको यदि इंग्लिश में भी कभी कभी आ जाता है तो इंग्लिश में भी लिख लें पेरीमोडल मैटर। ठीक है, आद्य पदार्थ न देकर पेरीमोडल मैटर देकर ही वो पूछ लेता है, इंग्लिश का वर्जन देता है, हिंदी का नहीं देता। तो हम आराम से उसे देखकर सही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इन्होंने जो परिकल्पना दी है वो सबसे पहला ये आद्य पदार्थ था। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ है। अब आद्य पदार्थ था तो उस पदार्थ के जो कण थे वो आपस में टकराने लगे, और जो आद्य पदार्थ था वो पहले से ही कैसा था, कठोर था, शीतल था और गतिहीन था। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी बन सकता है कि जो आद्य पदार्थ की बात इन्होंने की है कांट ने, तो वो कैसा था, तो कठोर यानी अत्यंत कठोर, शीतल और कैसा था, गतिहीन। लेकिन जब वो कण आपस में टकराए और आपस में आकर्षण की वजह से वो टकराए और टकराने के कारण ताप में वृद्धि हुई और जो गति है उसमें भी वृद्धि, यानी कि ताप और गति दोनों उत्पन्न हो गए और फिर उत्पन्न होने के बाद उनमें वृद्धि हुई। और इस प्रकार से देखें तो जो वायव्य राशि में वो तब्दील हो गया। जो आद्य पदार्थ था वो वायव्य राशि में कन्वर्ट हुआ और वायव्य राशि में कन्वर्ट होने के बाद वो एक गतिशील निहारिका में परिवर्तित हो गया। यानी कि यहां पर गतिशील निहारिका में परिवर्तन हुआ और गतिशील निहारिका में परिवर्तन हुआ। इसके अलावा और क्या हुआ उसमें, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आविर्भाव हुआ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आविर्भाव हुआ, जिससे क्या हुआ, उसके मध्यवर्ती जो भाग था उसमें उभार आने लगा और इस प्रकार से उसकी तप्त यानी जो गतिशील निहारिका थी अत्यंत तप्त थी और अत्यधिक गतिशील हो रही थी और इससे उभार आने की वजह से एक छल्ला निकला और जिस प्रकार से एक छल्ला उसमें से बाहर निकला उसी प्रकार से 9 छल्ले निकले। तो यहाँ पर बात क्वेश्चन ये बनता है कि कितने छल्ले निकले, तो इन्होंने जो अपना विचार दिया था उसमें 9 छल्ले निकले और उनसे ही ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई, उसी में हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति। नेक्स्ट देखें हम, ये है लाप्लास। लाप्लास ने क्या किया कि जो कमियां थी कांट की कमियों को इन्होंने दूर किया और कांट की कमियों को दूर करने के चक्कर में इन्होंने कहा कि जो इन्होंने सीधा निहारिका को ही माना कि एक निहारिका है ब्रह्मांड में और वह कैसी है, वो तप्त है, गतिशील है, तप्त है, गतिशील है। तो सबसे पहले बात करेंगे इनकी कि
इन्होंने जो अपना मत दिया था वो कब दिया था? तो ये दिया था 1796 में इन्होंने अपना मत दिया। और ये जो मत दिया था, इन्होंने एक पुस्तक थी इनकी, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। और इस बुक के अंतर्गत ही इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट बात करेंगे तो सबसे पहली बात थी, इन्होंने तप्त निहारिका मानी, यानी कि तप्त निहारिका ऑलरेडी है और वह गतिशील भी है। गतिशील भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो निहारिका है निरंतर जो शीतल हो रही है, शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई। शीतल होकर आकार क्या होगा उसका? सिकुड़ जाएगा। इन्होंने ये 3 बातें दी। तो क्वेश्चन जो बनता है वो यहीं पर बनता है कि सबसे पहले किस में दिया, कौन सी पुस्तक में दिया, कब दिया, इनके सिद्धांत का नाम क्या है। तो नाम इनका सीधा आप नोट करेंगे कि लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। देखा जाए इसमें निहारिका परिकल्पना में, तो जब ये सारी बातें इन्होंने सिद्ध कर दी, इन्होंने कहा कि इस प्रकार से ऑलरेडी ब्रह्मांड में इस तरह का जो निहारिका है वो तप्त है और वह गतिशील भी है। तो जो फोर्स काम कर रहा था, तो इनके जो मत था उसके अंतर्गत भी जो फोर्स था वो था सेंट्रीफ्यूगल। और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि केंद्र से बाहर की ओर बल लगाने वाला फोर्स, तो जब ये वाला फोर्स कार्य कर रहा था इसमें भी, तो वही हुआ कि उसमें भी उभार आया और उसमें क्या हुआ कि एक छल्ला बाहर निकला। अब इसमें बात आती है कि एक छल्ला बाहर निकला और उससे ही 9 भाग यानी कि 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो अद्वैतवादी संकल्पना थी वो हमारी कंप्लीट हुई। यहां से क्वेश्चन इतने ही बनते हैं और इसी प्रकार से बनते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाभ उठाइए। यदि आप ज्योग्राफी से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, जूनियर में अभी वैकेंसी आने ही वाली है, और उसके अलावा मैथमेटिक्स से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी भी सामग्री हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।